नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन सत्र में। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आप लोग बहुत व्यग्रता से चिंतामणि जयपुर डायलॉग्स वाले सर्वे का, ओपिनियन पोल का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल सीधे उसी पर चलते हैं। हमारे साथ उसका विश्लेषण करने के लिए ओंकार चौधरी जी और अभिषेक तिवारी जी आपके साथ हैं। और हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम इसका विश्लेषण किस प्रकार करने जा रहे हैं। हम इसका विश्लेषण जो है गुजरात को 4 भागों में बाँट कर करेंगे। वो 4 भाग कैसे होंगे? सबसे पहले तो हम ये आपको दिखा देते हैं कि वो 4 भाग हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने उसका जो भाग किया है वो है सेंट्रल गुजरात, नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ और साउथ गुजरात। इन 4 भागों में हमने इसको बाँटा है। और इनका जो डिवीज़न है वो किस तरह से है? सेंट्रल गुजरात में है 61 सीटें और यह 61 सीटों में अहमदाबाद 21 सीटें हैं, जो पूरे गुजरात में सब एक ज़िला ऐसा है जिसमें सबसे अधिक है। और उसमें गांधीनगर की 5 सम्मिलित नहीं है, वो नॉर्थ गुजरात में। और आनंद 7, खेड़ा 7, माहीसागर 2, पंचमहल 5, दाहोद 6, वडोदरा 10, छोटा उदयपुर 3। तो ये 61 सीटें हैं सेंट्रल गुजरात में। और नॉर्थ गुजरात में है 32 सीटें। ये 32 सीटें कौन सी हैं? बनासकाठा 9। ये बनासकाठा जो है वो क्षेत्र है जो हमारे राजस्थान से लगता हुआ जो पश्चिमी क्षेत्र है वो है बनासकाठा। पाटन 4, मेहसाणा 7, साबरकांठा जो है वो जो आपका राजस्थान से लगता हुआ पूर्वी गुजरात का क्षेत्र है साबरकांठा। और साथ में उसके अरावली और अरावली 3 और गांधीनगर 5। फिर सौराष्ट्र और कच्छ में है 54 टोटल सीटें हैं। उसमें कच्छ 6, सुरेंद्रनगर 5, मोरबी 3, राजकोट 8, जामनगर 5, देवभूमि द्वारका 2, पोरबंदर 2। ये नए जिले बने हैं, देवभूमि द्वारका पोरबंदर। जूनागढ़ 5, गिर सोमनाथ 4, अमरेली 5, भावनगर 7, बोटाड 2। फिर उसके बाद है साउथ गुजरात यानी दक्षिणी गुजरात के 35 सीटें, यानी नर्मदा 2, भरूच 2, सूरत 16, तापी 2, डांग 1, नवसारी 4, वलसाड़ 5। इसका ग्राफिक सामने लाए डेस्क से, अनुरोध करूंगा इसका हमने ला के दिखाएं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सभी लोग, सबसे पहले ओंकार जी से पूछूंगा कि ओंकार जी 2017 में यहाँ पर नॉर्थ गुजरात और सौराष्ट्र और कच्छ में काफी पिछड़ी थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या आपको वही स्थितियां जो है वो दोबारा रिपीट होती दिखाई पड़ रही हैं क्या? संजय जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, ये बात सही कह रहे हैं आप, कि नॉर्थ में और सौराष्ट्र कच्छ में कांग्रेस से पिछड़ती हुई दिखाई दी थी 2017 में। और उसने सेंट्रल गुजरात और साउथ गुजरात में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। पर आप मुझे ये बताइए कि क्या कांग्रेस कहीं दिखाई दी पिछले 5 साल में गुजरात में? उसने कोई जमीन पर काम किया, लोगों के बीच वो गए? होता ये है कि अगर आपके और विजयी पार्टी के बीच में अंतर कम रह जाए, पिछली बार का नतीजा क्या रहा था? अंतिम नतीजा था 99 बीजेपी और 80 कांग्रेस, यानी दोनों के बीच में केवल 19 सीटों का अंतर रह गया था। और एक दौर तो याद करिए, जब मतगणना चल रही थी, एक समय तो ऐसा आया था जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स की सांसें रुक गई थी। लग रहा था कि
भारतीय जनता पार्टी चुनाव लूज करने जा रही है गुजरात में। लेकिन अंतिम नतीजा जो होता है फिर वही सबको मान्य भी होता है। तो कांग्रेस के लिए निराशाजनक बिल्कुल नहीं था पिछली बार का चुनाव। और उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, या कांग्रेस की लीडरशिप ने क्या किया, या अभी भी कांग्रेस क्या कर रही है? जिस समय भारत जोड़ो गुजरात यात्रा कर रही है साउथ में। मतलब जिस समय गुजरात में और हिमाचल में दुंदुभी बज चुकी है चुनाव की, उस समय इनके स्टार कैंपेनर जो है वो भारत जोड़ने में लगे हुए हैं। तो मतलब इतना नॉन सीरियस नेतृत्व अगर किसी पार्टी का हो तो आप क्या कहिएगा? जब पिछले चुनाव में हार जीत में बहुत कम अंतर था, तो वहां तो दोगुनी ताकत के साथ इनको प्रयास करना चाहिए था, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। सदन के भीतर ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर ये गाल बजाई करते रहते हैं, उसको सदन के भीतर आप कहिए ना, गवर्नमेंट को घेरिए आप और पब्लिक को साथ जोड़ने की कोशिश करिए। और जो सेंट्रल और साउथ गुजरात में कांग्रेस वीक रह गई थी 2017 में, वहां इन्होंने क्या किया? अगर आप पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, अगर आप अपनी कमजोरी के लक्षण नहीं पहचानेंगे, ये नहीं देखेंगे कि भाई आपकी कहाँ कमियां और कमजोरियां रह गई हैं, अगर आप समस्या को नहीं समझेंगे, बीमारी को नहीं समझेंगे, उसका उपचार क्या करेंगे? तो इन्होंने कुछ नहीं किया। और उसी का नतीजा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो 4 रीजन आपने गिनाए हैं, सेंट्रल गुजरात, नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और साउथ गुजरात, इन चारों में अगर बेहतर प्रदर्शन करे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से गियर बदले हैं पिछले करीब-करीब 10-15 दिन में, आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नुकसान नहीं किया है। पर मुझे लगता है कि कुछ-कुछ रीजन में ये कांग्रेस का घुस भरने जा रहे हैं। ये कांग्रेस को बड़ा नुकसान करेंगे और इनके पल्ले में भी कुछ नहीं पड़ेगा, कांग्रेस के पल्ले में भी कुछ नहीं पड़ेगा और अल्टीमेटली इसका फायदा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को चारों रीजन में मिलने जा रहा है। जी। जी, अभिषेक जी, आपके सामने ये स्लाइड पे आपको 2017 के रिजल्ट दिख रहे हैं, जिसमें से सेंट्रल गुजरात में 37 बीजेपी और 22 कांग्रेस और 2 इंडिपेंडेंट। नॉर्थ गुजरात में 14 बीजेपी और 17 कांग्रेस और 1 इंडिपेंडेंट, वो भी जिग्नेश मेवाणी। आप उसको मान सकते हैं कि वो भी कांग्रेस का था। सौराष्ट्र और कच्छ में बीजेपी 23 और आपके कांग्रेस 31। और ये 23 भी इसलिए हैं कि राजकोट में और भावनगर में और कच्छ में परफॉर्मेंस इनकी ठीक रह गई। बाकी तो आप देखिए कि पूरी तरह से सफाया है, मोरवी में, अमरेली में, गिर सोमनाथ में और आपके जामनगर में लगभग सफाया है, सुरेंद्रनगर में लगभग सफाया है। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति थी कि सौराष्ट्र और कच्छ में। साउथ गुजरात में 25 सीटें जीती थी और 25 सीटों में से 15 सीटें अकेले सूरत में, 16 में से 15 सीटें। और ये सूरत का कहा जाता है, ये अमित शाह का जादू बताया जाता है कि अमित शाह ने सूरत में जाके बाजी पलट दी, क्योंकि सूरत में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा, लेकिन सूरत में बीजेपी 15 सीटें ले आई। अगर इसी 15 की 5 रह जाती तो आप सोचिए क्या होता। पिछले चुनाव से शुरू करें या इस चुनाव से, तो उससे पहले एक 2 लाइन है, वो पहले मैं दर्शकों के लिए और आपके लिए कहता हूँ। तुम्हारे प्यार में और मेरे प्यार में बस फर्क है इतना, इधर तो जल्दी जल्दी है, उधर आहिस्ता आहिस्ता। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बहुत परेशान है सर इस वक्त। और कांग्रेस इसलिए परेशान है क्योंकि उसको दक्षिण भारत में ऐसा लग रहा है कि हमें जो कुछ हम बचे हैं वो दक्षिण भारत पे अपने आप को अब बढ़ाया जाए। हमारे हाथ से उत्तर भारत और बाकी हिंदी बेल्ट जो कहे जाते हैं या फिर जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग है, वो हमारे हाथ से चला जा चुका है। इसी वजह से हिमाचल और गुजरात दोनों जगह पे कांग्रेस ने
वॉक ओवर। लेकिन आश्चर्य की बात है, केजरीवाल जैसा स्ट्रेटेजिस्ट भगवंत मान को गुजरात भेज रहा है। वो क्या बोल रहा है, गुजराती नहीं समझ रहे हैं, और गुजराती क्या बोलना चाह रहे हैं भगवंत मान नहीं समझ रहा। जबकि 3-4 पैग अगर लगा के चंडीगढ़ से लुढ़कते तो वो हिमाचल आ जाते, और हिमाचल में उनकी भाषा लोग समझ भी जाते। ऑन अ लाइटर नोट, आपने जो सेंट्रल गुजरात का सबसे पहले दिखाया, मैं उस पर आ जाता हूँ। 4 दिन पहले ATS और JDS पोल भी मैंने किया है अपने इसमें, तो मैंने सेंट्रल गुजरात में बीजेपी को 48 सीट दी और आपने लगभग 51 दिया। ये क्यों है सर? सेंट्रल गुजरात और साउथ गुजरात ने बीजेपी को लास्ट टाइम बजाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी का मेरे लिए फिर भी एक मैं वरी कर रहा हूं कि एक और बॉर्डर स्टेट में 10% के ऊपर श्योर शॉट आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट जा रहा है। मेरा ये मानना है कि गुजरात में लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए कंसर्न करने वाला है। बॉर्डर स्टेट में मैं कांग्रेस को तो फिर भी अफोर्ड कर सकता हूं, अरविंद केजरीवाल को नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि सर ये आदमी स्वयं शंभू मोहम्मद जुबेर है, खुद फैक्ट चेक करता है। जितेंद्र तोमर की मैंने डिग्री देख ली है जी, वो बिल्कुल सही है जी। भागलपुर यूनिवर्सिटी का चांसलर बोला, मैं क्या बात करूं, ये तो इसको मैं जानता ही नहीं है, ये तो फेक डिग्री है। कहने का मतलब है, अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो गुजरात में जिस मैसिव लेवल पे पैसे और न्यूज मीडिया को खरीद करके षड्यंत्र और झूठ का प्रचार आम आदमी पार्टी कर रहा है, लोग जरूर ट्रैप में फंसते। लेकिन इसीलिए वो मैंने कही कि इधर तो जल्दी जल्दी है, उधर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव हो गया। और ये है जो आम आदमी पार्टी के जीत में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया सर। यहां वो कुछ बोलते हैं, वहां पे फैक्ट चेक हो जाता है, यार दिल्ली के तुम्हारे स्कूल की ये हालत है, तुमने ये नहीं बताया। आप देखिए कि इस आदमी ने मनीष सिसोदिया के प्रकरण को भी गुजरात इलेक्शन से जोड़ दिया। भाई हम तो जीत रहे हैं 140 सीटें ग्राउंड पे। अब जब चूंकि आपका भी सर्वे आ गया है, ग्राउंड पे जब हम जाते हैं, बात करते भाई क्या आप केजरीवाल को वोट करेंगे, तो लोग वोट करने को रेडी नहीं है। वो नरेंद्र मोदी, इनफैक्ट आपके सर्वे में हो सकता है आगे आए या पता नहीं, वो लोग मुख्यमंत्री के नाम पे वोट ही नहीं कर रहे सर, वोट नरेंद्र मोदी के नाम पे। इस 10% ने कांग्रेस को तो बर्बाद किया। मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसी सीटें हैं जहां पे आम आदमी पार्टी भी विनिंग मार्जिन में पहुंच रही है। तो अब हो क्या रहा है, 3 कॉर्नर फाइट में बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रही है। तो आपका जो सीट प्रोजेक्शन है, मैं इसीलिए लोअर लेवल चल के जा रहा हूं। मैं हायर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है मैं फेल हो जाऊंगा। सीट प्रोजेक्शन तो बाद में आएगा, सीट प्रोजेक्शन तो बाद में आएगा, उसमें हम बाद में चलते हैं। आइए पहले हम जो सर्वे किया है उसके जो कुछ आंकड़े हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनता जो है इस सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कह रही है। तो इसकी परफॉर्मेंस के बारे में जो कहा है वो इस प्रकार है। इसका जो हमने सवाल पूछा कि हाउ वाज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट, तो उसका उत्तर आया एक्सीलेंट 12%, गुड 20% और एवरेज 40% और पुअर 12% और नो ओपिनियन 16%। तो ये यदि आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार सरकार की तरफ से तो लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं लगते। ठीक है, पुअर ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोग यही देख रहे हैं कि साहब ये सो टाइप की सरकार है। तो उसके बाद फिर अगला जो हमने जो प्रश्न पूछा कि ये कहा कि साहब कि इस सरकार के बारे में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो वो सबसे अच्छी लगी का जो उत्तर आता है वो नंबर 1 पे आता है लॉ एंड ऑर्डर 32%। फिर आता है ईज ऑफ बिजनेस। अब ये प्रश्न ज़्यादातर लोग पूछते नहीं है, हमने क्योंकि जो हमने लिस्ट दी थी उसमें ये भी था। तो ईज ऑफ बिजनेस को 21% लोगों ने, इंफ्रास्ट्रक्चर को 18%। और आप देखिए सरप्राइजिंगली, चूंकि हमने नर्मदा कैनाल को स्पेसिफिक डाला था, जो चॉइस दी थी उनमें,
उसमें 12% नर्मदा कैनाल, आप सोच सकते हैं कि नर्मदा कैनाल का कितना बड़ा इम्पैक्ट है, और उसका पूरा का पूरा श्रेय संभवतः इस सरकार को ही जाता है। रूरल डेवलपमेंट 8% और ऑनेस्ट वर्किंग 5%, उसके अतिरिक्त और बहुत सारी चीजें हैं। अब आप ये देखिए कि इसी के साथ हमने दूसरा प्रश्न भी पूछा था कि भाई आपने कौन सी चीज इस सरकार के बारे में आपको पसंद नहीं आई। तो आप ये देखिए कि कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं था जो 10% क्रॉस किया हो, इसलिए हमने उसको दिखाया नहीं। अगर भाई कोई ऐसी बात है ही नहीं, वो तरह तरह की, किसी को लॉ एंड ऑर्डर नहीं पसंद आ रहा है, किसी को आपके नरेंद्र मोदी नहीं पसंद आ रहे हैं, तो किसी को भूपेंद्र पटेल नहीं पसंद आ रहे हैं, तो किसी ऐसे ऐसे XYZ कर करके वो, इसलिए मैं उसको लाया ही नहीं इस पूरे इक्वेशन में। अब इसके बाद का जो मैं आपको देता हूं वो आपको निश्चित रूप से एक आश्चर्य में डालने वाली बात होगी। हमने ये पूछा प्रश्न, और मैं इसके बाद रुकूंगा, फिर आपसे ओपिनियन। प्रश्न पूछा, हु विल बी दी बेस्ट चीफ मिनिस्टर? हु विल बी दी बेस्ट चीफ मिनिस्टर? तो उसका उत्तर आया 70% लोग कहते हैं मोदी। अब आप मोदी को ले आओ वापस घुमा के, और 21% लोग कहते हैं अमित शाह। तो 90% से ऊपर तो यही हो गए। फिर बाकी जो बचे उनमें से 6% भूपेंद्र पटेल कहते हैं, 3% कहते हैं पता नहीं, और न किसी कांग्रेस के व्यक्ति का कोई नाम ले रहा है। अच्छा, इसमें हमने चॉइस नहीं दी थी, हमने उनको कोई प्रॉम्प्ट नहीं किया था, उनसे ही सीधे पूछा था। तो 6%, तो एक भी व्यक्ति ने किसी कांग्रेस के नेता का नाम नहीं लिया, जो समझ लीजिए इनसिग्निफिकेंट होगा, आम आदमी पार्टी का तो किसी ने कोई नाम नहीं लिया। तो अब इन 3 आंकड़ों के साथ में ये जो मैंने आपको बताए, तो मैं ओंकार जी से पूछूंगा कि ये तो बड़ी अजीब सी विसंगति दिखाता है कि साहब काम तो 100 है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट जितने भी हैं वो सारे बीजेपी के हैं। देखिए, वहाँ गुजरात में संजय जी हमें समझना पड़ेगा कि जो गुजरात प्राइड है ना, वो सिर चढ़ करके बोलता है, और उसकी वजह से अगर सरकार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करती है, कुछ गड़बड़ियां भी होती हैं शासन में, प्रशासन में, हालांकि कानून व्यवस्था के मामले में मुझे भी वहां से लगातार ये जानकारियां मिलती हैं कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है गुजरात में अन्य राज्यों के मुकाबले। तो वो एक फैक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं। इन 2 फैक्टर्स के आगे बाकी सब फैक्टर गौण हो जाते हैं। बाकी बहुत दूर जाने की और उसकी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्राओं पर जाते हैं और अगर उनको वहाँ बसे हुए भारतीयों से बात करनी है, तो वहाँ मैक्सिमम जो भीड़ जुटती है वो, उसमें आप सर्वे कर लीजिए, मोर देन 80% लोग आपको गुजराती मिलेंगे। और जो माहौल वहाँ बनाते हैं वो, उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि नरेंद्र मोदी के प्रति किस तरह का मतलब अनुराग है, किस तरह का, मैं इसको पागलपन भी कहूँगा कि पागलपन है, वैसा किसी और नेता के लिए वहाँ के जो क्षेत्रीय मतदाता हैं या उनके सपोर्टर हैं, उनमें देखने को मिलता ही नहीं है। अगर मिलता तो अमेठी से राहुल गांधी ना हार जाते, या बागपत से पहले अजीत सिंह और उसके बेटे ना हार जाते, फिर मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह ना हार जाते। ये एक अलग ही फिनोमिना है जो इस समय हम देख रहे हैं। 2014 में, 2019 में सारी लोकसभा सीटें जीतना, और 2017 में बेशक एक करीबी मुकाबला हमें देखने को मिला था, लेकिन इस बीच जो नाच कूद देखा है कांग्रेस का, और जो अप्रोच देखी है, जो नेगेटिविटी देखी है, और 2017 के नतीजे आने के बाद
जिस तरीके से ये विमुख हुए हैं गुजरात से पूरी तरीके से, मुझे तो कोई याद नहीं पड़ रहा है कि राहुल गांधी ने उसके बाद कोई 2-4 दिन भी बिताए हों गुजरात में या वहाँ रहे हों, 2-4 दिन रहे हों, लोगों लोगों के बीच जाकर के उनकी कोई बात सुनी हो, समस्या सुनने की कोशिश की हो या उनको उठाने की कोशिश की हो। राहुल गांधी छोड़ दीजिए, वो तो अंतर्राष्ट्रीय नेता बन गए, राष्ट्रीय भी नहीं रहे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दूसरे बनवा दिए। तो उनके जो बाकी के नेता हैं, जो वहाँ की लीडरशिप है गुजरात की, उनको ही देख लीजिए। तो फिर क्यों कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आएँगे? फिर तो यही होगा ना, आप घुमा-फिरा कर के चाहे जो सवाल पूछिए, फिर वहाँ वरीयता क्रम में भारतीय जनता पार्टी की ये लीडरशिप ही आपको दिखाई और सुनाई देगी, बाकी पार्टियाँ नहीं। और अरविंद केजरीवाल का भी नाम या अरविंद केजरीवाल के किसी प्यादे का नाम इसलिए भी नहीं किसी ने लिया होगा कि मीडिया सीरियसली ले रहा है अरविंद केजरीवाल को। और वो क्यों ले रहा है ये भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात है। जहाँ-जहाँ ये जाते हैं, वहाँ पैसा फेंकते हैं, बोरियों में भर कर के मीडिया हाउसेज़ को भेजते हैं और वो हमें पर्दों पर दिखाई देता है। सर्वे में भी दिखाई देता है। अभी पिछले दिनों एक सर्वे में इनको 16-17 सीटें दिखा ही दी ना बेशर्मी के साथ। कहाँ से आएँगे वो 16-17 सीटें? ये तो प्रयास इस बार बहुत ज़्यादा सीटें जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरा तो निजी आकलन ये है कि इनकी अभी फौरी चिंता ये है कि हम आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दिला दें। 2 राज्यों में सरकारें बन गई हैं, कुछ गुजरात में, कुछ हिमाचल में, कुछ और राज्यों में अगर कुल मिलाकर के जितना चुनाव आयोग के लिए ज़रूरी होता है कि इतना परसेंट वोट अगर आपका है ऑल ओवर इंडिया, तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, वो चिंता है उनकी। लेकिन मीडिया के भाई लोग तो कुछ ऐसा प्रतिस्थापित कर रहे हैं कि जैसे वहाँ मुकाबला अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही सिमट गया है। कांग्रेस का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। जबकि हाँ, ठीक है, कांग्रेस की काहली है, नालायकी है कि वो लोग चुनाव को भी अब सीरियसली नहीं लेते हैं, दूसरे कामों में लगे रहते हैं। तो इसके लिए कांग्रेस खुद ज़िम्मेदार है, पर मीडिया पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं संजय जी। 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 तो अभिषेक जी पे चलूँ उससे पहले मैं 2-3 और जो हैं पॉइंट्स वो और साथ में ले लेता हूँ। तो अब अगली स्लाइड भारत की एकता के लिए सबसे अच्छा कौन है? भारत की एकता के लिए जब हमने सबसे पूछा कौन है, तो उत्तर आता है 73% बीजेपी, 18% कांग्रेस और आम आदमी पार्टी केवल 9%। फिर उसके बाद से हम अगले पूछते हैं तो लोगों को हमने पूरा एक तरह से एक पूछा कि भाई आपके मेजर इश्यूज क्या हैं? मेजर इश्यूज पूछे तो आप देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वाली स्लाइड जो है आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। इसके बाद फिर हम अभिषेक जी के पास चलेंगे। व्हाट आर द मेजर इश्यूज? तो मेजर इश्यूज बताए लोगों ने। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहला मेजर इशू क्या कह रहे हैं? 45% कह रहे हैं मोदी इज द मेजर इशू। और उसके बाद फिर सीधे 11% पे आ जाते हैं कि हिंदुत्व है, फिर कोई 10% राष्ट्रीयता कह रहे हैं, 20% कोई गुजराती अस्मिता कह रहे हैं, फिर छोटे-छोटे साहब विकास जो है वो 4%, 3% केजरीवाल को इशू मानते हैं और 1% राहुल को भी इशू मानते हैं वैसे वहाँ पर, पता नहीं क्यों। और 6% अन्य विषयों पर देते हैं। काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। अभिषेक जी, आपके विचार? मैं आपके डेस्क से कहूँगा कि वो जो पहला स्लाइड आपने दिखाया था सबसे पहले, जो मेजर इश्यूज को लेकर के या परफॉर्मेंस को लेकर के जो था, परफॉर्मेंस वाला जिसमें एवरेज और ये 40% वाला था, उस पे आना चाहूँगा सबसे पहले कि ये वाला? आप देखिए नहीं परफॉर्मेंस, सरकार की परफॉर्मेंस कैसी रही
तो सरकार की अच्छा आपकी तो परफॉर्मेंस खैर मुझे याद है हाँ, क्योंकि ये मेरे पास भी वो ये आंकड़े हैं हमारे। ये आप देखिए सर कि एक्सीलेंट और गुड मात्र 20 और 12% है, यानी 32%। अगर देश की राजनीति में, मैं थोड़ा सा गुजरात के वॉकओवर को लेकर के दुखी हूं। मोदी जी डेफिनेटली जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि कोई नरेंद्र मोदी जी के जाने के बाद पिछले 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी जबकि 2017 में ज्यादा थी, इस बार वो सस्टेन भी नहीं हो पा रही है। जबकि पटेल साहब एज अ चीफ मिनिस्टर, लोग उनके नाम पे वोट भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी लैंडस्लाइड विक्ट्री है। बिगेस्ट विक्ट्री हो सकता है इतिहास के हो जाए इस बार बीजेपी की। ये बताता है कि जब आप धूर्तों का विकल्प देंगे तो जनता उसके पास पहुंच जाएगी जो लेस करप्ट है या जो लेस बेटर है, उसकी तरफ बीजेपी नजर जरूर आती है। क्योंकि केजरीवाल या कांग्रेस इस वक्त ऐसी परिस्थिति पहुंच गई है कि लोग उसको वोट देना नहीं चाह रहे गुजरात में। दूसरा स्लाइड भी लेके आएगा जहां पे सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है गुजरात के लिए। सर ये हम मेजर इश्यूज इसमें सिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि गुजरात में बिजनेस का एक मॉडल है सर। अगर वहां पे वो है कि व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक्ड, आपने क्या पसंद किया? नहीं, मैं वही कह रहा हूं सर, वो दोनों एक दूसरे के पूरक है सर। बिहार को देख लीजिए ना, बिहार में सिक्योरिटी नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। बिजनेस वही होगा जहां पे सिक्योरिटी होगा सर, तभी तो आप इन्वेस्ट करेंगे। पीछे वाली स्लाइड है, तभी तो आप जाकर के वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। मैं वही कह रहा हूं, आप देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक है सर। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डेफिनेटली अच्छा होगा। इसी क्रम में आप देखिए कि यूपी में भी किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो गुजरात के लोगों का ये मेन कंसर्न रहा है। बिहार में बिल्कुल नहीं आ रहा। नहीं, बिहार में तो सरकार पलटने वाली है। वो आज रात का मेरा 9:30 बजे इसी टॉपिक पे है, मैं धमाका करने वाला हूँ। अच्छा, आप पलट रहे हैं? हाँ, मैं क्या पलट रहा हूं सर, वो नीतीश कुमार खुद ही टच में है भाजपा के नेताओं के। वो टॉपिक से हम भटक जाएंगे, इसलिए यहाँ पे बात नहीं करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं सर कि ये पूरक है एक दूसरे के, और गुजराती जनता इस बात को समझती है कि केजरीवाल की इस दिल्ली मॉडल में या इवन पंजाब मॉडल में लॉ एंड ऑर्डर फैक्टर गैप है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गैप है। आप चिल्लाते रहिए कि हमने स्कूल बनाया, अरे एक स्कूल आपने नहीं बनाया। सारे शीला दीक्षित के स्कूलों में 2-4 कमरे बढ़ा के कह रहे हैं कि हमारा शिक्षा का मॉडल है। यार झूठ की भी सीमा होती है, और इस झूठ को जो है लगातार देश के सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल बेनकाब कर रहे हैं। सो माय पॉइंट इज दैट कि जब ऐसी स्थिति है, नर्मदा कैनाल पे भी मैं बोलना चाहूंगा सर, कुछ दिन पहले एक प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल, हालांकि वो वामपंथी, उन्होंने खुद लिखा कि हम लेफ्टिस्ट लोगों की एक ब्लंडर मिस्टेक थी नर्मदा कैनाल को रोकने के लिए मेघा पाटकर का स्वामीनाथन अय्यर ने लिखा था जी। आपने बता दिया सर ना, मणिशंकर अय्यर के भाई साहब ने। जी जी जी। तो अब आप सोचिए कि जब इस प्रकार की स्वीकारोक्ति आए, और आप देखिए आमिर खान, मेघा पाटकर, इन लोगों ने क्या माहौल बनाया था। लेकिन आज वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, खेती के लिए नर्मदा कैनाल, आज हमको पता चलता है कि जो 2002 में हुआ, 20 साल बाद आप देखिए उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। नरेंद्र मोदी के शॉर्ट साइट को लेकर के लोग पता नहीं, जब आलोचना करने पे आते हैं तो बहुत जल्दी आलोचना करते हैं। लेकिन आप देखिए कि वो आदमी अगर 2002-04 में इस चीज को देख सकता था कि 20 साल बाद मेरे इस प्रोजेक्ट का क्या भविष्य होगा, लोगों तक कितना बेनिफिट पहुंचेगा, तो क्यों ना मोदी सबसे बड़ा फैक्टर हो वहां पे, क्यों कोई सीएम के नाम पे वोट करे। गुजराती पीपल नोज कि नरेंद्र मोदी इज द की फैक्टर, और अगर गुजरात की जनता साथ नहीं देगी तो देश के लोग प्रधानमंत्री 2024 में कैसे बनाएंगे। तो ये वाला भी प्राइड फैक्टर है। तो मोर और लेस मुझे लग रहा है कि आपका जो अभी तक का डेटा आ रहा है, मुझे लग रहा है बहुत सही डेटा और बहुत क्लोज नजर रख करके आप लोगों ने सर्वे किया है। ये मुझे लगता है कि वही इशारा कर रहा है जो हम बात कर रहे हैं। जी, इसीलिए मोदी सबसे बड़े फैक्टर हो गए इस चुनाव में। तो अब हम चलते हैं आगे और अगली स्लाइड हम लेते हैं, हु इज द बेस्ट फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए सबसे बेहतर कौन। तो विकास के लिए सबसे बेहतर
कौन जब आते हैं, तो इसमें आप ये देखिए कि ये भी बीजेपी 55% और कांग्रेस 25% और आम आदमी पार्टी जो है वो 17%। और ये 3% ये आप गलत लिख गया है, ये 3% जो है वो है कि नन अन्य होगा। नन कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें चौथा कोई विकल्प था नहीं। तो यदि और उसको आप देख लें तो विकास के लिए बीजेपी का मैं कहूँगा कि जो बाकी आंकड़े आ रहे हैं तो इसमें अपेक्षाकृत कुछ कम दिखाई पड़ता है। और हम और भी आगे ले लेते हैं, फिर अगला जो आता है वो है हु इज द बेस्ट फॉर कम्युनल हार्मनी। ये लॉ एंड ऑर्डर आपने से सेकुलर की रिलेटेड है, जगह कम्युनल टर्म यूज किया, तो ये हु इज द इंटरेस्टिंग है। बेस्ट फॉर कम्युनल हार्मनी। तो इसमें तो कोई आश्चर्य करने का विषय है नहीं, मुझे लगता है 72% बीजेपी, 21% कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सिर्फ 6% लोग कह रहे हैं कि साहब की ये बेस्ट है कम्युनल हार्मनी के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है, जिसको हमारा जो मीडिया है वो पता नहीं क्या क्या बता रहा है। यहाँ तक हम रुकेंगे क्योंकि उसके आगे फिर हमारे जो और दूसरे जो जिसके लिए दर्शक आतुरता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं वो विषय आ जाएंगे, और ओंकार जी से मैं अब इसके ऊपर कमेंट लूंगा। देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में और आरएसएस के बारे में बहुत दुर्भावनापूर्ण प्रचार, बल्कि दुष्प्रचार कहूँगा मैं, वो किया जाता रहा है। ख़ास तौर से सांप्रदायिकता का आरोप लगाया जाता रहा है। और मोदी सरकार तो अब बनी है 2014 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने थे 13 दिन के लिए 1996 में, और उसके बाद फिर बने थे 13 महीने के लिए। तब भी क्या डर दिखाया जाता था मतदाताओं को, भारतीयों को, कि साहब ये तो सांप्रदायिक पार्टी है, देश टूट जाएगा, देश की जो एकता अखंडता है उसको बड़ा भारी नुकसान होगा। मुसलमानों को डर दिखाया जाता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, केंद्र में आ गई, तो ये तो आपके लिए बहुत बुरी साबित होगी। क्या हुआ है? न केवल केंद्र में, बल्कि 16-17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें या उनके सहयोगियों के साथ उनकी सरकारें हैं। क्या हुआ है? मुसलमानों के खिलाफ कुछ किया है क्या भारतीय जनता पार्टी ने या आरएसएस ने? बल्कि उल्टा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप पर अब वही आरोप लगने लगे हैं कि आप भी कहीं तुष्टीकरण पर तो नहीं आ गए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के आप भी कहीं उसी दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। पिछले दिनों जब एक मदरसे का दौरा किया, एक मस्जिद का दौरा किया आरएसएस प्रमुख ने, तो तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। उनके डीएनए वाले वक्तव्य को लेकर के भी तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। तो ये एक वोट बैंक पॉलिसी के तहत, या जो तुष्टीकरण की नीति होती है, या अगर सीधे सच्चे शब्दों में कहें तो आप किसी वर्ग को डरा करके रखो ताकि वो उससे छिटका रहे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और आपसे चिपका रहे। भय का वातावरण क्रिएट करके रखो, एक मतलब परमानेंट वोट आपका तय हो जाएगा। पर थोड़ा-थोड़ा तो लोगों की समझ में आना शुरू हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कुछ कहा जाता था, जिस तरह के डर दिखाए जाते थे उसको लेकर के, वैसा तो उन्होंने नहीं किया है। कई राज्यों में तो उनकी सरकारें बहुत-बहुत सालों से है। अब आप गुजरात में ही देख लीजिए, 1995 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और संजय जी, आप सहमत होंगे, बहुत सारे दर्शक सहमत होंगे, अगर 27 साल से कोई सरकार निरंतरता में किसी राज्य में है, तो उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी तो ऐसी होनी चाहिए ना, कि जो सिर चढ़ करके बोलती हो। वैसा तो कुछ है नहीं, अभी भी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो फैक्टर हैं, जो कम्युनल हार्मोनी की बात आपने अपने सर्वे में लोगों से पूछी है, और अगर वो 72%
बीजेपी को मार्क्स दे रहे हैं, इसके बावजूद कि 2002 के गुजरात दंगों को लेकर के सर्वाधिक विषवमन किया गया, दुष्प्रचार किया गया, एक हेटमैन के तौर पर नरेंद्र मोदी को अमेरिका तक में मतलब उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। कहा गया यहाँ से 60 से ज्यादा एमपी के हस्ताक्षर व्हाइट हाउस पहुंच गए कि साहब इनको अमेरिका का वीजा मत दीजिए, तो बहुत ही मतलब क्रूर आदमी हैं, इन्होंने तो नरसंहार करा दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, ओबामा के शासनकाल में जब ये गए तो व्हाइट हाउस के सामने रेड कारपेट बिछा ना, तो और वे जो हस्ताक्षर करने वाले थे या अभियान चलाने वाले थे या पर्दे के पीछे से ये सारी कुछ कवायद कर रहे थे, आज कहाँ है वो? देश की जनता ने हिसाब कर दिया ना उनका। अगर आप झूठ बोलेंगे, अगर आप झूठ का पहाड़ खड़ा करके और किसी को रोकने की कोशिश करेंगे, तो अब जनता कम से कम इतनी समझदार तो हो गई है कि सही कौन है और गलत कौन है। तो जो कुछ आंकड़े आपके सामने हैं, अगर 72% लोग कह रहे हैं कम्युनल हार्मोनी की बात भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही है और केवल 21% कांग्रेस को बता रहे हैं, जी, तो ये 21 भी क्यों आया है पता नहीं। आपकी पर आवाज गई। हेलो 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 जी, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ हाँ रही। ऑडिबल है, ऑडिबल है, मुझे तो ऑडिबल है। एक ओके मिनट चेक ओके कर रहे हैं, ओंकार जी की आवाज मेरे पास नहीं आ पा रही है। और अभी सभी से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग देख रहे हैं, मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, लेकिन लाइक्स भी दबा दें जो भी लोग देख रहे हैं। साथ में आपको वीडियो शेयर भी करना है। शेयर करने के साथ साथ आपको हमें सब्सक्राइबर भी चाहिए। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइबर बन जाएं। ये पूरी तरह से फ्री है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल सब्सक्राइबर बटन दबाना है और साथ में बेल आइकॉन दबाना है। तो ये आप कर लेंगे तो मेरे विचार से हम सभी का एक साझा हित होगा। अब मैं चलता हूँ अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, इन्हीं विषयों पर आप थोड़ा सा ब्रीफ में कह दें, उसके बाद फिर हम हाँ वोट शेयर इत्यादि और सीट इत्यादि पर चलेंगे। वोट शेयर पे आए उससे पहले मैं सोच ही रहा था कि लेकिन आधा जब तक ओंकार सर बोलते शायद वॉइस की इशू होगी। तीस्ता शीतल वाला प्रकरण, ठीक है, कोर्ट ने उनको बेल दे दिया, लेकिन बात वहीं से शुरू करनी पड़ेगी कि एक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, मैं उस वक्त काफ़ी ठीक ठाक पॉलिटिक्स समझने लगा था 2002 के समय से, और मैं अक्सर पूछता था अपने आस पड़ोस पे कि ऐसा क्या नरेंद्र मोदी ने कर दिया जो देश में पहली बार हुआ है, या इसमें आप डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि बिहार के भागलपुर वो ठीक है 89 में हुआ था, कम उम्र थी, लेकिन मुझे याद है वो चीजें। देखिए, इस देश में सबसे पहले तो एक बचपन से ही मुझे लगा कि एक मुसलमानों के लिए प्रिविलेज हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो प्रिविलेज्ड हैं और शुरू से ही सरकारें उनको इसी प्रकार से ट्रीट करती थी। प्रॉब्लम तब आई जब 2014 में ये सरकार आई और लोगों को लगा कि जो हमें प्रिविलेज मिलता था वो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। हालांकि ये कंप्लीटली झूठ है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस के कंपैरिजन में कई योजनाएं जो है मुसलमानों के लिए ऐसी चलाई हैं, स्पेशली चलाई है, जिसकी मैंने आलोचना की है सर, कि इसी के अगेंस्ट तो मैंने वोट किया था। जैसा ओंकार सर बोल रहे कि कई लोग नाराज थे, उनमें से एक मैं भी हूँ। हो सकता है कि उम्र ओंकार सर जितना जब तक मैं मैच्योर हूं तो मेरी भी थिंकिंग वैसी हो, लेकिन अभी मुझे ये लगा था हमेशा। तो जब मैं गुजरात में पहुंची, हमारी एटीएस और जेडीएस की टीम जो थी, ये तो चिंतामणि वाला हो रहा है, तो एटीएस जेडीएस की भी जब टीम पहुंची थी तो हमने 2 प्रश्न पूछा था। क्या आप मानते हैं कि गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को फ्रेम किया गया था? सर, इंटरेस्टिंग आंकड़े मेरे पास, 61% लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने के लिए फ्रेम किया गया था। नरेंद्र मोदी का दंगों से कोई लेना देना नहीं।
अब इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। जो हार्डकोर हिंदूवादी हैं वो ये कह सकते हैं कि हम तो पहले से बोल रहे थे कि किसी और का नरेंद्र मोदी लेकर के चुनाव जीत गया वगैरह जो भी हो। या दूसरा ये बोला जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने दंगे नहीं कराए थे। लेकिन जो मूल पॉइंट है उसके बावजूद नरेंद्र मोदी पे लगातार एलिगेशंस लगते रहे। उन्होंने ना देखा, ना सोचा, ना समझा। एक काम उन्होंने गुजरात में जबरदस्त किया, विकास करेंगे भाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम बिजनेस मॉडल लेके आएंगे। वो फेमस कहानी है ना नैनो वाली, कि वेलकम ₹1 का टेक्स्ट उन्होंने किया और वेलकम टू गुजरात, और नैनो जो है शिफ्ट हो गई। आज उसको उदाहरण के तौर पे सर मैं आपके दर्शकों के आगे बताना चाहता हूं, बहुत कम लोगों ने उसको कवर किया होगा, इसलिए मैं जयपुर डायलॉग्स पे एक स्पेशल कवरेज कर रहा हूं। आप लोग चाहें तो ये पूरा पार्ट जो मैं कहने जा रहा हूं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए। जहां नैनो का प्लांट लगना था बंगाल में, वहां खूब उपद्रव हुआ, कंक्रीट का जंगल हो गया है, ठीक है, हार गए। लेकिन आज वहां पे क्या है? कुछ नहीं है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, और वहां के लोगों को सर ₹2 का एक पाउच दिया जाता है जिससे पानी साफ किया जा सके, क्लोरीन का। न पीने का पानी, न खाना, न अन्न, और ₹1000 शायद उनको मेहनताना मिलता है, मतलब ऐसे ही, चूंकि आपकी जमीनें ये सब चल गई तो बर्बाद। उसके उलट जो नैनो शिफ्ट हुई, ठीक है, नैनो की जगह पे अब दूसरा टाटा का प्लांट है, लेकिन वहां पे रोजगार जनरेट हुआ। ये दो अंतर बताता है कि जनता को क्या चाहिए। जनता को चाहिए रोजगार, और रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी निसंदेह नहीं होता, गुजरात ने साबित किया। बिहार में हम जीवन भर हमें पढ़ाया गया, बिहार में सरकारी नौकरी करनी है, तो बिहार में बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि हमने खुद कहा कि आपके इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पे लालू राज चलेगा, नीतीश राज चलेगा, हम इलाज कराने दिल्ली चले जाएंगे, लालू यादव सिंगापुर चले जाएंगे, वो हमको मंजूर है। लेकिन अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मंजूर नहीं है। तो आज बिहार में और गुजरात में वही अंतर है जो गुजराती लोगों में और बिहारियों में अंतर है। बिहार के लोग जाते हैं गुजरात में रोजगार करने, अभी सारी ट्रेनें आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए, फुल है। लेकिन असर क्या पड़ता है सर? वो लोग जब गुजरात से आते हैं और गुजरात की बड़ाई करते हैं तो बिहारियों का मुंह काला होता है सर। उन्हें बताते हैं कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने क्या किया, वो कितने सिक्योर महसूस कर रहे हैं गुजरात में, बिहार से पलायन के बाद। वो गर्व से अब अपने आप को आधा गुजराती बताते हैं। और गुजरात ने कभी ये फील नहीं होने दिया कि आप बाहरी हो, जैसे कि तमिलनाडु में होता है। ये अगर सर कम्युनल हार्मोनी, सेकुलर हार्मोनी, आप जिस तरह से उसको लेना चाहें, अगर ये नरेंद्र मोदी सरकार की अच्छाई नहीं है तो क्या है फिर? इसको बुराई थोड़ी ना कहेंगे। और इसी वजह से सर ये लेफ्ट का रिकॉर्ड तोड़ेगी। सर आज मैं एक युवा वक्ता के नाते मैं आपको बता रहा हूं, आपके चैनल पे अब 10-12 साल बाद इसको देखेंगे, जो बंगाल में लेफ्ट ने शासन किया उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी बंगाल में, गुजरात में बीजेपी। क्योंकि भाई लेफ्ट ने तो बर्बाद किया, लेकिन ये गुजरात में कभी भी ऐसा नहीं होने दे रहे हैं कि गुजरात बर्बादी की तरफ जाए। इतने सालों से गुजरात में दंगा नहीं हुआ, क्या मार्वेलस स्टेट बना के रखा है। आप सोचिए कि जिस स्टेट में दंगा नहीं होगा सर, वो स्टेट तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना सर। जी जी हाँ, और उत्तर प्रदेश को भी इसी मॉडल पे अब ले जा रहे हैं योगी जी। बिल्कुल। अब हम चलते हैं उस अंतिम पड़ाव की ओर जिस पर सभी लोगों की दृष्टि है, और वो है कि लोग वोट किसे देंगे। तो लोग वोट किसे देंगे, अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं। ये देखिए आपके सामने है 58% बीजेपी, कोई आसपास नहीं है। कांग्रेस है 28% और आम आदमी पार्टी है 12% और 5% जो है उन्होंने कोई ओपिनियन नहीं दिया है। अब इसी को आप याद कर लें कि ये था 49% और 42% 2017 में। अब कांग्रेस जो है वो 14% वोट लूज कर रही है, जिसमें से 12% वो आम आदमी को लूज कर रही है और 2-2.5% वो भारतीय जनता पार्टी को लूज कर रही है। अब आप सोच लीजिए कि इसके बाद
क्या आंकड़े हम सोच सकते हैं कि कहां तक स्वीप जाएगा? 30% का अंतर हमारे आंकड़ों में आ रहा है। ओंकार जी, आप क्या सोचते हैं, क्या जाएगा? कुछ टिप्पणी करने की जरूरत है क्या संजय जी? साफ साफ पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो 4 रीजन आपने बताए हैं, चारों में स्वीप कर रही है। 2 में तो एकदम स्वीप कर रही है। जैसे सेंट्रल गुजरात में बिल्कुल स्वीप कर रही है उस लिहाज से। नॉर्थ और कच्छ, जो आपका सौराष्ट्र। सौराष्ट्र और कच्छ था, वहाँ जो उसका परफॉर्मेंस बुरा था, अगर 58% उसको मिल रहे हैं और जो सेकंड पार्टी है उसको केवल 28% मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ भी वो स्वीप करने जा रही है। और साउथ गुजरात में भी यही हाल आपको देखने को मिलेगा। यानी चारों रीजन में जो सेकंड पार्टी है या थर्ड पार्टी है, वो कहीं है ही नहीं, उनके पैर ही जमीन पर नहीं टिक पा रहे हैं, लग पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप आखिरी अपने ओपिनियन के नतीजे बताएंगे, तब हम और बेहतर तरीके से इसे एलोबरेट कर पाएंगे और बता पाएंगे, जब आप बताएंगे कि ये सीटों में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन जी, 58% का मतलब ये है, अगर बीजेपी को 58% मिल रहे हैं तो वो क्लीन स्वीप करने जा रही है। और मुझे लगता है कि अब तक पिछले 27 सालों में इतनी बड़ी विक्ट्री बीजेपी ने दर्ज नहीं की होगी जो वो 2022 में करने जा रही है। जी। अभिषेक जी, आपका ब्रीफ कमेंट। अब मोर और लेस सर आपका सर्वे ठीक है। मुझे लग रहा है कि 58% थोड़ा सा हमारे से अलग है, लेकिन एनीवेज एटीएस जेडीएस के अनुसार अभिषेक तिवारी जयपुर डायलॉग्स के अनुसार जो हमारे पास था 51% था। एनीवेज वो उस पर नहीं जाएंगे, मुद्दे पे रहेंगे कि ये रिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है। सर मुझे बड़ा दुख है, कांग्रेस को 40% मत मिल जाते, गुजराती दे देते, मुझे दुख नहीं होता। ये धूर्तों की पार्टी को 12% लोग जो दे रहे हैं ना, वो डेंजरस ट्रेंड है सर। आम आदमी पार्टी को देखिए सर, वो तो आम मुझे आदमी लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की निकम्मेपन नीति के है। कारण ही हो रहा है, हाँ और कोई एग्जैक्टली कारण नहीं। बिल्कुल। वो और स्पेस इन्होंने मीडिया जो छोड़ा है। और मीडिया जो हवा बना रहा है उसके कारण भी हो रहा है। अब आप ये नहीं वो देखिए तो कि हो वो रहा है सर। अल्पेश राठौड़ और हार्दिक पटेल, जिन्होंने पूरी हवा बनाई थी पिछले चुनाव में, दोनों को उन्होंने जाने दिया, बिल्कुल। क्योंकि मैं वही कह रहा हूं सर। उनके पास जो नेता हैं वो नहीं चाहते कि वो रहें, तो वो ये नहीं सोच सकते, ये नहीं समझ सकते कि आगे उनके लिए जो है वो गोहिल उपयुक्त रहेंगे या फिर ये दोनों उपयुक्त रहेंगे। तो वो दोनों छोड़ के वापस चले गए बीजेपी में, और पूरा मैं जो पटेल और आपका ये ठाकुर समाज जो था, वो पूरा जो है वो वापस बीजेपी में चला गया। मैं वही आ रहा हूं कि 2007 मैं हमेशा आपके दर्शकों से एक बात कहता हूं, मेरे हिसाब से जो 2014 के बाद कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बेस्ट चुनाव लड़ी थी तो वो 2017 का गुजरात इलेक्शन था। बीजेपी को 100 के नीचे खींच के लेके आई, खुद को 80 तक पहुंचाया, अपना वोट शेयर 42% पे पहुंचा। लेकिन आप देखिए, आप ही के सर्वे में 28% पहुंच गए और वो 12% रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई आम आदमी पार्टी। लेकिन ये कम से कम साथ में आम आदमी पार्टी की जगह जो भी होता, ये बॉर्डर स्टेट में क्यों ट्राई कर रही है, इस पे एक अलग रिसर्च करना पड़ेगा सर आपकी और मेरी टीम को, कि हर बॉर्डर स्टेट पे ये बिहार में क्यों नहीं आती। इनको पता है 1% लालू को तो खुद नहीं आने देगा ना, बोलेगा आम आदमी पार्टी से ज्यादा झूठा और लुटेरा तो मैं ही हूं, ओरिजिनल जब है तो ये डुप्लीकेट क्यों आएंगे, हमारा स्कूल मॉडल सब कुछ अच्छा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, इसके ट्रैप में लोग फंस रहे हैं, ये मेरे लिए दुखद बात है। वो कांग्रेस के झांसे में फंस जाए मुझे मंजूर है, ये मुझे पसंद नहीं। हालांकि लेकिन ये रियलिटी है जो आप दिखा रहे हैं, ये वास्तविकता है। ट्रैप में लोग फंसे हैं, एकदम मास लेवल पे प्रचार हो रहा है सर। गुजराती कोई अखबार निकाल लीजिए आप, फ्रंट पेज पे फुल फ्लेज पंजाब का, दिल्ली का स्कूल का मॉडल, 2-2, 3-3, 4-4 पेजेस के ऐड आ रहे हैं। ये पैसा आ कहां से रहा है सर? चलिए, अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पे, और अब हम सीटें देखते हैं
अक्रॉस रीजन्स पहले देखते हैं और उसके बाद फिर अंत में हम पूरी फुल टैली देखेंगे। तो अक्रॉस रीजन्स जरा स्लाइड सामने लाएं। सेंट्रल गुजरात 51 बीजेपी, 4 कांग्रेस, 4 आम आदमी पार्टी एंड 2 अदर्स, ये 61 सीटें हैं, उसका यह आंकड़ा है। तो ये तो क्लीन स्वीप हो गई। अब 4 जो इनको मिलेंगी इनकी पक्की है, दो जो वो मुसलमानों वाली सीटें हैं वो अहमदाबाद में वो आएंगी इनकी, और एक बड़ौदा में आएगी, और फिर वो एक इसमें बीटीपी की सीट है, वो भारतीय ट्राइबल पार्टी की। हालांकि अभी ये पता नहीं है कि वो अंत में जो है वो दोनों साथ साथ लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस का हाल देख के हो सकता है भारतीय ट्राइबल पार्टी भी छिटक ले। तो इसमें ये बता दूं आपको कि इसमें जो है ये आईएनसी प्लस है, इसमें बीटीपी और एनसीपी भी शामिल है। आपको पता हो ना, पोरबंदर की सीट एनसीपी जी 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 एनसीपी की सीट। तो ये तो है सेंट्रल गुजरात। और नेक्स्ट हम चलते हैं नॉर्थ गुजरात। तो ये नॉर्थ गुजरात की जो सीटें हैं उसमें 28 बीजेपी, 4 आईएनसी, आप 0 और बाकी 0। और जिग्नेश मेवानी यहाँ मेरे हिसाब से नहीं जीत रहे हैं। ये आपकी ठीक है, 32 सीटों का पूरा हाल है, ये 32 सीटों का हाल है। नेक्स्ट, ये सौराष्ट्र और कच्छ। सौराष्ट्र और कच्छ में 40 बीजेपी और कांग्रेस इसमें अभी भी 14 दिख रही है। अब ये 14 अलग अलग जिलों में है, कोई कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं इस तरह से छोटे मोटे पॉकेट्स में। लेकिन जैसे कच्छ की जो 2 सीटें हैं मुस्लिम बाहुल्य हैं, वहाँ भी जीतते ही जीतते हैं, इस तरह की सीटें हैं वहाँ पे। तो आप ये देखिए कि यह वह क्षेत्र है जहां पर बीजेपी 21 सीटें जीती थी केवल, और अब स्वीप। और अगला है साउथ गुजरात, दक्षिण गुजरात। इसमें बीटीपी को मिला के यहाँ पे आम आदमी पार्टी जीत रही है, 25 बीजेपी जीत रही है, जो कि आपको आश्चर्य होगा जान के ये 25 बीजेपी 2017 में भी 25 ही थी। तो यहाँ पर नो गेन फॉर बीजेपी। और अब हम आते हैं इसका ओवरऑल आंकड़ा, इसको देखिए आप। ओवरऑल आंकड़ा ये कैलकुलेशन है, ये बीजेपी 144, हम ±7 की हमने रेंज दी है। आईएनसी है केवल 30 पर, ±3 की रेंज है। आम आदमी पार्टी 6 ±2 की रेंज है, और अदर्स 2 ±2 की रेंज है। 5554 लोगों के ऊपर ये सर्वे हुआ है। और इस पर हम फाइनल कमेंट लेते हैं ओंकार जी की सबसे पहले। संजय जी, ये देखिए ना कि आप जो पिछले चुनाव में सेंट्रल गुजरात में बीजेपी को 37 सीट मिली थी, इस बार का जो आपका ओपिनियन पोल है 51 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, यानी 13-14 सीटें उसकी बढ़ रही हैं। अच्छा, कांग्रेस की यहाँ पर 18 सीटें घट रही हैं। कांग्रेस को पिछली बार 22 सीटें मिली। ये आपके इसमें ये ठाकुर पटेल का जो क्षेत्र है, प्लस एक कांग्रेस एक खेड़ा और आनंद में काफी स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर इसको आम आदमी पार्टी की मार पड़ रही है, क्योंकि सेंट्रल गुजरात में ही आम आदमी पार्टी सबसे अधिक स्ट्रांग है, और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। सबसे अधिक स्ट्रांग आम आदमी पार्टी जो है वो सेंट्रल गुजरात में। और इसीलिए यहाँ की जो मजबूत सीटें इनकी हैं, आनंद और खेड़ा और इन क्षेत्रों की और पंचमहल इत्यादि की, वहां पर ये भारी नुकसान खा रहे हैं। अच्छा, नॉर्थ गुजरात में आप देखिए, नॉर्थ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को केवल 14 सीटें मिली थी पिछली बार, कांग्रेस को 17 मिल गई थी, कांग्रेस और उसके सहयोगियों को, एक इंडिपेंडेंट। इस बार देखिए आपके आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पिछले मुकाबले 2 गुनी सीट जीत रही है, 28 सीटें जीत रही है, और जो कांग्रेस 17 सीटों पर थी वो 4 पर आ गई है। आम आदमी पार्टी का तो खाता नहीं खुल रहा है। ये ठाकुर बेल्ट है, ये ठाकुर बेल्ट है, अल्पेश ठाकुर फैक्टर। यानी दोनों जो आपका सेंट्रल
और नॉर्थ दोनों में भारतीय जनता पार्टी जी, गेन ठाकुर कर और रही है। हमारे जो पटेल में भी 2 होते हैं, एक लहुआ पटेल होते हैं, कड़वा पटेल होते हैं। तो ये जी जो हाँ। नॉर्थ गुजरात की बेल्ट है, ये ठाकुर और कड़वा पटेल की बेल्ट है। अच्छा, जिस सौराष्ट्र और कच्छ में भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार पिटाई हो गई थी एक तरीके से, 23 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने यहाँ बेहतर किया था, 31 सीटें जीत गई थी वो। अब आपका सर्वे ही अगर हम लें तो 40 सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं और कांग्रेस घट करके रह गई है 31 से 14 सीटों पर। तो आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस कितना बुरी तरह पिट गई है, पिछड़ गई है और और लोगों ने ये उसे 14 पूरी। सीटें भी इसको इसलिए मिल पा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस का रेजिडुअल वोट है यहाँ पर और यहाँ आम आदमी पार्टी जो है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। आम आदमी पार्टी की प्रेज़ेंस इस क्षेत्र में नहीं है, इसलिए कांग्रेस को सीटें मिल रही हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी संगठन भी नहीं है ना, वो तो केवल जो है टेलीविजन चैनलों के बल पर घोड़े पर सवार होकर के, हवा के घोड़े पर सवार होकर के पहुंच रहे हैं वहां पर। अब जितना वो पैसा फेंक सकते हैं उतनी भीड़ वहां जुटा लेते हैं उनके जो लोग हैं, क्योंकि भीड़ भी तो आजकल ऐसे ही जुटाई जाती है ना। और जो लास्ट वाला है आपका चौथा रीजन, साउथ गुजरात, अब आप देखिए पिछली बार वहां क्या था और इस बार क्या है। पिछली बार साउथ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की 25 थी, इस बार भी आप 25 बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की कितनी थी वहां और इस बार कितनी रह गई है कांग्रेस की। पिछली बार 10 सीटें थी, इस बार घट गई, 8 सीटें बताई जा रही हैं। रुझान है और जो घटी हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल जो मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार स्वीप करने जा रही है और चारों रीजन में करने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने जो थोड़ा बहुत हवा बनाई है वो मीडिया की वजह से बनाई है। बाकी कोई भारतीय ये आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने जाकर के गुजरात में कुछ ऐसा किया हो कि साहब वहां लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए हों उनसे, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। और जो अभिषेक अभी कह रहे थे कि 12% वोट आम आदमी पार्टी को अगर गुजरात में मिल रहा है, तो ये हम जैसे जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत चौंकाने वाली बात है। पहली बार विधानसभा चुनाव ये इस तरीके से लड़ रहे हैं और कितने बड़े-बड़े झूठ बोल रहे हैं, कितने भारी भरकम झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली का जो कुछ प्रकरण हुआ है, सीबीआई का जो प्रकरण हुआ है, सीबीआई का जो इंट्रोगेशन हुआ है, उसको लेकर के भी किस तरह के झूठ बोल रहे हैं। और अगर जनता में भी इस तरह का वर्ग अभी है, जो इनके झूठों पर विश्वास कर लेता है और सहज भाव से कर लेता है, बिना किंतु लेकिन किंतु परंतु किए हुए, तो ये अफ़सोस की बात है अभी, क्योंकि लोगों को इतना शिक्षित और समझदार तो हो जाना चाहिए। हालाँकि मैं मानता हूँ कि जो आम भारतीय मतदाता है, वो दूध का दूध और पानी का पानी करना तो जानता है। वरना जो घाघ हैं, जो पैसे वाले हैं, जो झूठे हैं, वो ही फिर सत्ता में आते और राज करते। अल्टीमेटली जब उनको फैसला करना होता है तो वो बताते हैं कि हम क्यों भारतीय जनता पार्टी को ही पसंद कर रहे हैं 27 साल के शासन के बाद भी, और हम क्यों कांग्रेस को रिजेक्ट कर रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस पर भरोसा किया था गुजरातियों ने, लेकिन उसके बाद जितने नॉन सीरियस तरीके से कांग्रेस ने गुजरात को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश की, उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। जी संजय जी। आपकी कमेंट और उसके बाद फिर हम दर्शकों के प्रश्न लेंगे। अब देखिए, मैं एग्जैक्टली 144 नहीं देना चाहता, मैं लोअर लेवल चुन लेता हूँ। जो पोल में भी हमारे आया है, एटीएस और जयपुर डायलॉग्स का ही वो पोल है, वो अलग पोल नहीं है। मैं 130-32 वाला वो लेवल, लोअर लेवल, क्योंकि सर ये ऊपर में जो वोट शेयर बीजेपी की तरफ जा रहा है या फिर जो डिवाइड होने की वजह से बीजेपी को गेन मिल रहा है, मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता। फिर आपके दर्शक या फिर मेरे भी दर्शक बोलेंगे कि अभिषेक भैया जयपुर डायलॉग्स तो इतना सटीक ओपिनियन पोल करता है, ये 8-10 सीटें ज्यादा कैसे बीजेपी को मिल गई। तो भाइयों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऊपर में कितना जाएगा इसको प्रेडिक्ट करना इस वक्त गुजरात में बहुत मुश्किल है।
हाँ, एक ऑनेस्ट कन्फेशन मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कि हम कैसे एग्ज़िट पोल हिमाचल का दे पाएँगे, क्योंकि हिमाचल में जल्दी इलेक्शन हो रहा है। थैंक यू गुजरात जयपुर डायलॉग्स एंड संजय सर, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है कि जयपुर डायलॉग समिट के बाद आप डायरेक्टली हिमाचल जाइए और वहाँ के लोगों के बाइट आप स्वयं लेकर के आइए। तो पहले थैंक यू तो उसके लिए संजय सर को। गुजरात पे वापस लौटता हूँ। गुजरात में सर क्या है ना कि ये आपका पोल सटीक है, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि ये 150, 55, 160 भी बीजेपी चली जाए, तो मुझे और आपको या दर्शकों को भी आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जो गैप है वो बहुत, बहुत अधिक हो चुका है अब। और सबसे बड़ी बात मैं सोच रहा था कि ठीक है, जैसे-जैसे क्लोज़ पहुँचेगा, कांग्रेस एफर्ट डालेगी, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार ही नहीं है कि ये हम जीत सकते हैं। जब कांग्रेस ही मानने को तैयार नहीं है और वो नंबर 2 है, तो जो स्पेस बचता है वो आम आदमी पार्टी के लिए बचता है। वो जितना स्पेस ढूँढेगी और जितना क्लोज़ पहुँचेगी, बीजेपी का सीट उतनी तेज़ी से ऊपर जाएगा। इसीलिए बीजेपी भी जो है, आम आदमी पार्टी को लेकर के गुजरात में हमलावर नहीं है बहुत ज़्यादा। बोले छोड़ो यार, इनको क्या ही बोलना है, इनको क्या ही मुँह लगाना। अब आप देखिए ना कि जो ऑटो वाला ये पेड प्रमोशन करते हैं, वो बीजेपी की रैली पहुँचता मोदी जी की, बोलता मेरा तो खानदान मोदी जी का वोटर है। तो आज के समय में सोशल मीडिया के प्रादुर्भाव के बाद जो है ना, हमें पता चलता है कि एग्ज़ैक्टली पोज़ीशन क्या है। आपका मोर और लेस जितना ये आया है चिंतामणि सर का, हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया सर्वे रहा है और मुझे लगता है कि ये ठीक-ठीक ऑलमोस्ट प्लस माइनस 7 जो आपने दिया वो ठीक है। जी, अब हम दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं ओंकार चौधरी जी और अभिषेक तिवारी जी, हमारी जो इवेंट है 5 और 6 नवंबर की, उसमें भी आप इनसे मिल सकते हैं और इनके जो सेशंस होंगे उसमें उपस्थित रह सकते हैं। तो याद रहे आपको 5 और 6 नवंबर, जिसके लिए आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। अभी भी हाँ, हिमाचल के एग्ज़िट पोल के लिए भी, क्योंकि वो स्पॉन्सर भी संजय सर ही कर रहे हैं। जी, टाइटल स्पॉन्सरशिप हमारी अभी खुली हुई है और को स्पॉन्सरशिप, पार्टनर स्पॉन्सरशिप इत्यादि सभी उपलब्ध हैं। जो भी लोग बड़ा सहयोग करना चाहें, वो उस माध्यम से कर सकते हैं। सर 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। एक कमेंट आपके ऊपर आया, मैं याद आ गया कि सर वो आईबी की रिपोर्ट का क्या हुआ? वो आपने नहीं बताया सर। कौन अरविंद सी आईबी केजरीवाल की को एक रिपोर्ट? आईबी अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया था, आपको याद है ना? हमारे पास अच्छा, आईबी की इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट। से भाई आईबी उन्हीं की रिपोर्ट करती है ना आजकल, क्या कर सकते हैं? की रिपोर्ट है आई जी। वो भगवंत आईबी मान तो वाली है ही। आईबी थी। हाँ। प्रश्न noob gameplay app is dangerous for the country. BJP aren't able to do judicial reform. SC are serving judgment which are not even what's the real situation on ground. What's your view? Suo moto to UP, UK, Delhi police. ऑफ टॉपिक प्रश्न है नूब जी। अब जुडिशरी के बारे में तो कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा है। इसके लिए तो कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी विल पावर चाहिए इसको जो है काबू करने के लिए, नहीं तो ये तो बिल्कुल ही निरंकुश होते जा रहे हैं। मनीष जी कह रहे हैं सर बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस में बीजेपी के एजेंट मौजूद हैं जो चुनाव के समय हिंदुओं को गाली देते हैं, फिर मजबूरन हिंदू बीजेपी को वोट देते हैं। दिक्कत है चुनाव जीतने के बाद बीजेपी अब्बास अब्बास करती है। ओंकार जी, कौन से एजेंट है? अभी शिवराज पाटिल बीजेपी के एजेंट है क्या? अच्छा, नहीं, ये बहुत इलेक्शन के टाइम, सर मेरा सवाल ओंकार सर से एक और है। ये सर एकदम पीक इलेक्शन के टाइम में ये ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं? ये सवाल का जवाब दीजिएगा सर। ये बता तो रहे वो एजेंट है। अब पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ भगवाधारी इस तरह के स्टेटमेंट देते थे और माहौल गर्म होता था। अब जब से उनको ऊपर से डपट पड़ी है कि आप तो चुप ही रहिए, क्योंकि उनको ऊपर वालों को लगा कि जब दूसरे दलों में हमारे शुभचिंतक बैठे हुए हैं, जो हमारा काम कर देते हैं, तो हमारे भगवाधारियों को इस तरह की बयानबाजी करने की क्या ज़रूरत है? तो बिल्कुल सही सवाल किया है मनीष जी ने। कई ऐसे लोग हैं जो समय-समय पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत मदद करते रहे हैं
और सबसे बड़ी मददगार तो सोनिया गांधी रही थी जब उन्होंने मौत का सौदागर बताया था। फिर मणिशंकर अय्यर जब तालकटोरा स्टेडियम के बाहर खड़े होकर के कहा था कि 21वीं सदी में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, और अगर यहाँ तालकटोरा स्टेडियम के सामने चाय की दुकान खोलना चाहते हो तो हम जगह देने को तैयार हैं। अब मणिशंकर अय्यर को जगह नहीं मिल रही है मुँह छिपाने के लिए, और कोई सवाल कर भी देता है मोदी के बारे में तो मतलब भड़क जाते हैं, जैसे सांड को आप लाल कपड़ा दिखा दो, वो हालत उनकी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समय-समय पर इस तरह की टिप्पणियाँ करते हैं और एक माहौल का निर्माण कर देते हैं बड़े आराम से। भारतीय जनता पार्टी को भी सूट करता है, भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों नहीं ग्रहण करेगी और गचेगी और उसको तूल देगी। आप उनका सोशल मीडिया मंच देख लीजिए, अमित मालवीय से लेकर के उनकी पूरी जो ब्रिगेड है वो फिर जुट जाती है, पिल पड़ जाती है। तो उसको तो सूट करता है ये सब बयानबाज़ी। जी। मनीष जी कह रहे हैं सर आज एक कार्यक्रम में योगी जी ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 37 का पाठ किया, जो आप भी किया करते हैं। ये कौन सा हुआ? योगस्थः कुरु कर्माणि है क्या? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। आप अभी देखिएगा, मैंने इस पूरे प्रकरण पे एक काफी इन डेप्थ एनालिसिस की है और उसको आप अभी थोड़ी देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद वो आएगा, एयर पे रिकॉर्डेड है, उसको आप देखेंगे तो इसमें मैंने इसका पाठ पुनः किया है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो अध्याय युज्यस्व नैनम पापमवाप्स्यसि। Nutty Kafir, Kejriwal is paying to 40-50 channels and creating a false narrative nationwide. What is the legal remedy so as to curtail this rampant spending on public money? वो तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ओंकार जी, क्या लगता है, कुछ होगा उसमें? कुछ नहीं होना जाना है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के ऊपर ठेल देता है। चुनाव आयोग कहता है कि सरकार कानून बनाए। सरकार कानून क्यों बनाना चाहेगी? सरकार की भी बहुत सारी जगह पूंछ दबी हुई है। उसको भी कई जगह जो है इसी तरह के लंद-फंद और तौर तरीके अपनाने होते हैं। मुझे नहीं लगता संजय जी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कहीं कोई सुधार की गुंजाइश है। जो अभी आपने कहा है न्यायपालिका में न्यायिक सुधारों के बारे में कि बहुत बड़ी इच्छा शक्ति का कोई स्वामी चाहिए, विल पावर जिसकी हो, ऐसे ही तमाम सुधार लटके पड़े हैं ना। हर बार लोगों की उम्मीदें जगती हैं कि शायद ये पार्टी, शायद ये प्रधानमंत्री कुछ करेंगे। थोड़ा-थोड़ा रोशनी दिखाते हैं और उसके बाद फिर उसे कहीं छुपा देते हैं। तो ऐसे नहीं होगा। एक बार अरुण जेटली ने कहा था कि बहुत बड़ी छलांग लगाने की ज़रूरत है, बहुत बड़े स्टेप उठाने की ज़रूरत है। लेकिन आप देखिए ना कि सीएए में क्या हुआ है। सीएए दोनों सदनों में उसकी स्वीकृति मिल गई, राष्ट्रपति के साइन हो गए। आज तक नियमावली नहीं बना पाई सरकार। नोटिफिकेशन हो गया, इट इज नोटिफाइड एज एन एक्ट। हाँ, तो अब इतना समय लग गया एक चीज को आप अगर धरातल पर उतारते हैं, लोग निराश होने लगते हैं। बहुत सारे सुधार हैं जिनकी अपेक्षा है और अश्वनी उपाध्याय तो बहुत सालों से लड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो लड़ रहे हैं। कई बार तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी जो है वो टिप्पणियां कर देते हैं कि आप कितनी सारी पीआईआर ले ले आते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो लंबित रह जाती हैं। लेकिन वो ऐसे ही नहीं है, हवा में नहीं है। वो बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रहित और जनहित से जुड़े हुए सवाल हैं। इन पर तो समग्रता में सबको एक बार विचार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सुधार तो करने पड़ेंगे। कुछ के जी। इंटरेस्ट हैं,
कुछ के क्या बहुतों के इंटरेस्ट हैं। लेकिन अगर आपने ये सुधार नहीं किए, इनकी अनदेखी करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, तो आप खुद भी कहीं नहीं जाएंगे, कोई मंजिल नहीं पा पाएंगे। जी, अंतिम प्रश्न एक और आया हुआ है। आरपी जी कह रहे हैं, सर हु केयर्स बीजेपी विन्स और नॉट, मोस्ट बीजेपी सीएम्स आर यूजलेस, बीजेपी रूलिंग गुजरात फॉर 25 years एंड हिंदूज आर एज मच वीक एंड पावरलेस देयर, कांट इवन रीनेम अहमदाबाद। अरे भाई, अफजल खानी टेकरो का नाम बदल के शिवाजी नी टेकरो कर दिया गया है, कल ही हुआ ये तो। लेकिन कर्णावती पे मैंने भी एक बात कही थी, मैं गुजरात में मैंने अपने जो लोग भाई मोदी जी ने स्वयं भेजा हुआ है और पेंडिंग है उन्हीं के पास। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि खुद को भेज रहे हैं, खुद ही नहीं मिल रहा है। ये मतलब कौन है यार ये पोस्टमैन? यार सही पते पे डिलीवर करो। ये एक फर्जी मोदी घूम बन के यूपी लखनऊ में घूम रहा था, उसको भेज दिया क्या? ये है स्थिति। तो इसी के साथ आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।